हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मोशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस मोशन का क्या मतलब है। देखो, मोशन का मतलब होगा मूवमेंट। मोशन का मतलब होगा मूवमेंट। तो अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं दैट हाउ विल यू आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करोगे कि कोई बॉडी मोशन में कब है और कोई बॉडी रेस्ट में कब है, आप कैसे जज करोगे? आप कहोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है मतलब मोशन में है और अगर मूव नहीं कर रही मतलब रेस्ट में है। चलो एक एग्जांपल, मान लो ये एक ट्रेन है, ठीक है, मान लो ये एक ट्रेन है, ठीक है, ये एक ट्रेन है जो कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और यहाँ पर दो लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर दो लोग बैठे हुए हैं ऐसे, ये ए है ये बी है और इनको अब इस ट्रेन को चलते हुए, ठीक है, ये ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है और इनको चलते हुए कोई एक तीसरा पर्सन है जो इन्हें देख रहा है, बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है। सपोज ये सी है। अब अगर मैं ए की पोजीशन की बात करूं, अब मैं सिर्फ ए के बारे में बात करूं, अब चलो समझते हैं कि ए वाला रेस्ट में है या मोशन में है। अगर आप बी से पूछोगे कि बताओ ए रेस्ट में है या मोशन में है, तो बी वाला क्या बोलेगा कि ए कैसा है, रेस्ट में है। लेकिन अगर सी से पूछोगे ए के बारे में तो सी वाला क्या बोलेगा कि ये मोशन में है, क्योंकि ट्रेन चल रही है तो इसका मतलब ये भी चल रहा होगा, लेकिन इसके लिए तो ये बैठा हुआ है, ये तो मूव कर नहीं रहा है। तो एक बोल रहा है कि रेस्ट में है, एक बोल रहा है कि मोशन में है, तो किसको सही माना जाए? एक्चुअली ये दोनों ही सही है। इससे हमें ये बात समझ में आती है कि मोशन और रेस्ट ये हमेशा रिलेटिव टर्म्स है। ये कैसे हैं? रिलेटिव टर्म्स है, मतलब ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर कि वो कोई बॉडी जिसको वो ऑब्जर्व कर रहा है वो मोशन में है या रेस्ट में है। ठीक है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं, अगर मुझे लिखना हो इरेज कर दूं। देखो, अगर हम लोग इसे डिफाइन करें तो हम लोग बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। इफ अ बॉडी is changing its position, if a body is changing its position with respect to its surrounding or a reference point, मतलब अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में या किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, जैसे हम लोगों ने अभी सी वाले को लिया था तो उसको हम लोगों ने रेफरेंस मान लिया। अगर उसके रिस्पेक्ट में कोई बॉडी मूव कर रही थी, मतलब ए वाला मूव कर रहा था, तो हमने बोला था वो मोशन में है। लेकिन बी वाले के लिए ए वाला रेस्ट में था, क्योंकि वो अपनी सराउंडिंग और रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा था। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे रेस्ट में, इसे हम बोलेंगे कि ये बॉडी कैसी है, मोशन में है। सो इफ अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग और रेफरेंस पॉइंट, देन द बॉडी इज सेड टू बी in the state of motion। ठीक है, बात समझ में आ गई। और अगर मुझे रेस्ट को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? तो हम इसे लिखेंगे इफ अ बॉडी is not changing its position with respect to its surrounding or a reference point, तो हम क्या बोलेंगे? देन द बॉडी is said to be
इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने डिफाइन कर लिया कि मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। तो मैं इसे इरेज करता हूं। अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन कितने होते हैं। ये तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे 6th या 7th में कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ मोशन में हम लोगों को वही पढ़ना है सब कुछ। तो टाइप्स ऑफ मोशन, अब देखो टाइप्स ऑफ मोशन बहुत सारे होते हैं। तो जैसे हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं मेनली हम लोग पढ़ेंगे लीनियर मोशन के बारे में। तो सबसे पहला हम लोग लिख लेते हैं लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, देखो लीनियर मोशन क्या होता है। अच्छा, लीनियर वर्ड का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट। ठीक है, लीनियर का मतलब स्ट्रेट। तो लीनियर मोशन का मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी, ठीक है, अगर कोई बॉडी एक सिंपल स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि आप कार जैसे ट्रैवल करती है, बस ट्रैवल करती है, ट्रेन ट्रैवल करती है, ये इनका मोशन कैसा होता है, इनका मोशन होता है लीनियर मोशन। ठीक है, अब देखो सेकंड वाला क्या हो सकता है हमारा, सेकंड वाला हो सकता है सर्कुलर मोशन। ये भी मोशन होता है अगर कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है। अगर कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ठीक है, और इसके बाद हो सकता है रोटेटरी मोशन या रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन क्या होगा, देखो अब रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में थोड़ा डिफरेंस होता है। जब सर्कुलर मोशन होगा तो बॉडी पूरा पूरा एक सर्कल कवर करेगी, लेकिन जब रोटेशनल मोशन होगा तो बॉडी अपनी एक्सिस पर, मतलब अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी, अपनी एक्सिस पर ही ऐसे रिवॉल्व करेगी, ऐसे रोटेट करेगी। जैसे आपको पता है कि अर्थ, जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड, सपोज ये सन है, सपोज ये सन है बीच में, ऐसे समझो ये सन है, ठीक है, और ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये हमारी क्या है, अर्थ है। तो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक है, ऐसे सर्कुलर मोशन करती है, साथ में अपनी एक्सिस पर भी तो रोटेट करती है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो आप हमारी अर्थ है वो सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों टाइप की मोशन शो करती है। समझ में आ गई बात। तो रोटेशनल मोशन में क्या होगा, बॉडी अपनी एक्सिस पर ही क्या करती है, रोटेट करती है। ठीक है, अब जैसे लट्टू, ठीक है, बहुत बेस्ट एग्जांपल है इसका, जैसे लट्टू घूमता है अपनी एक्सिस पर ही, वो रोटेट करता रहता है। तो फोर्थ एग्जांपल क्या हो सकता है, फोर्थ एग्जांपल हम ले सकते हैं वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, इसी के साथ एक और समझ लो, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, देखो ये दोनों लगभग एकदम सेम ही होते हैं, लगभग सेम होते हैं। क्या डिफरेंस होता है, जो वाइब्रेटरी मोशन होता है वो थोड़ा सा फास्ट होता है और ऑसिलेटरी मोशन होता है वो स्लो होता है। और दोनों में जो कॉमन चीज होती है वो क्या होती है कि दोनों ही टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन शो करते हैं। टू एंड फ्रो समझते हो, जैसे मान लो यहाँ पर कोई स्ट्रेच रबर है, ठीक है, आप रबर को ऐसे करो और उसको ऐसे थोड़ा सा खींच दो, तो जो ऐसे से मोशन होगा ना तो वो वाइब्रेशन शो करेगा, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये तो मोशन होगा, पहले ऊपर फिर नीचे, तो ये लगातार जो मोशन होगा यही तो टू एंड फ्रो मोशन है। ठीक है, तो ये फास्ट होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, वाइब्रेटरी मोशन। और ऑसिलेटरी मोशन स्लो होगा, जैसे मान लो आप पेंडुलम देखते हो, घड़ी में जो पेंडुलम लगा होता है वो ऐसे होता है, पहले इधर जाता है उसके बाद फिर इधर आ जाता है। तो ये जो मोशन होता है, ठीक है, इधर फिर यहाँ पर फिर ऐसे फिर ऐसे, तो ये जो मोशन हो रहा है वो स्लो है इसके कंपैरिजन में, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन, और इसे क्या बोलेंगे, वाइब्रेटरी मोशन। एक दो और है, इसको भी देख लेते हैं। तो एक और हो सकता है हमारा पीरियोडिक मोशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पीरियोडिक मोशन 6। पीरियोडिक मोशन क्या होगा, देखो पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है, पीरियड का मतलब होगा जो चीज रिपीट हो। ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन का मतलब इफ एनी बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर अ सर्टेन टाइम ऑफ इंटरवल। इफ अ बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर अ सर्टेन टाइम ऑफ इंटरवल। जैसे मान लो आप अभी हम लोगों ने अर्थ वाला एग्जांपल लिया था,
तो अर्थ भी तो अपने मोशन को लगातार रिपीट कर रही है। इसी तरीके से आप वॉच को देख लो, वॉच में जो आपकी जो मिनट हैंड होती है, आवर हैंड होती है, जितनी भी हैंड्स होती हैं, ठीक है, वो भी अपने मोशन को एक सर्टेन टाइम ऑफ इंटरवल के बाद अपने आप को क्या करती है, रिपीट करती हैं। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। जैसे सीसॉ आपने झूला देखा होगा, ऐसे लगा होता है, ठीक है, तो पहले ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, फिर ये नीचे आएगा तो ये ऊपर आएगा, तो ये जो मोशन होगा ये भी कैसा मोशन हो जाएगा, ये भी हो जाएगा पीरियोडिक मोशन। लास्ट देखो एक और होता है। अब इनके अलावा जितने भी मोशन हम लोगों ने पढ़े, इनके अलावा कोई भी मोशन हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन कोई डिफाइंड मोशन नहीं है, ये कोई आप बोल सकते हो जिगजैग मोशन या कैसा भी मोशन, रैंडम मतलब कैसा भी। जैसे आपने पार्क में या गार्डन में किसी बटरफ्लाई को ऑब्जर्व किया होगा, तो बटरफ्लाई कैसे होती है, क्या वो किसी पर्टिकुलर मोशन में ऑब्जर्व होती है, नहीं, तो वो तो कैसे भी मोशन कर सकती है, कैसे भी उड़ सकती है, कहीं भी उड़ सकती है, तो उसके मोशन को क्या बोलेंगे, रैंडम मोशन। किसी प्लेग्राउंड में अगर कोई प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर या कोई भी प्लेयर, तो वो अपने गेम के अकॉर्डिंग अपने आप को मूव करा देगा, कभी यहाँ पर, कभी इधर, कभी वहां पर, ठीक है, रैंडमली। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन, ठीक है। अब देखो, तो टाइप्स ऑफ मोशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपके पास, अगर कोई बॉडी ऐसे गया, ठीक है, और यहां से ऐसे गया, तो ये कौन सा मोशन है, ये भी लीनियर मोशन है, क्योंकि देखो यहां पर ये यहां से यहां तक ये लीनियर मोशन में गया, स्ट्रेट में गया, बस इसने एंगल ही तो चेंज किया है, इसने क्या चेंज किया है, एंगल ही तो चेंज किया है, बट अभी भी ये मोशन कैसा है, लीनियर मोशन ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। चलो अब हम देखते हैं वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। तो देखो क्वांटिटीज आप लोगों ने बहुत सारी पढ़ी होंगी अब तक, तो हम लोग नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी देखो क्या होती है। क्योंकि जब भी हम वेक्टर की बात करेंगे ना, इसका तो आप 11th में पूरा चैप्टर पढ़ोगे फिजिक्स में वेक्टर्स के ऊपर। तो वेक्टर एक्चुअली में हमें बताता है डायरेक्शन के बारे में, वेक्टर्स हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो देखो जब हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात करते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज, तो वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, द क्वांटिटीज that have both। अब ये क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड तो होगा ही, बोथ मतलब कोई वैल्यू तो होगी। द क्वांटिटी दैट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। तो एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे वेट, डिस्प्लेसमेंट, और क्या क्या हो सकता है, वेलोसिटी, ठीक है, मोमेंटम, सब कुछ पढ़ना है हम लोगों को, इसमें सब कुछ पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेट, सब कुछ, मोमेंटम, फोर्स, ठीक है। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो कैसी हैं, जिसमें हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है। अब देखो स्केलर क्वांटिटीज क्या होंगी, स्केलर क्वांटिटीज वो होंगी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड ही होगा, उसमें डायरेक्शन नहीं होगी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होगी, तो स्केलर क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज that have only क्या होगा, that have only magnitude, not direction। यहां पर हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, और आप ये भी बोल सकते हो कि स्केलर क्वांटिटीज में हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हमें केवल मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस, स्पीड, ठीक है,
स्पीड और वेलोसिटी में केवल इतना ही डिफरेंस होता है, वेलोसिटी में हम डायरेक्शन की बात करते हैं, स्पीड में नहीं करते। इन द सेम वे हम डिस्टेंस में डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की बात करते हैं। अभी हम लोग समझेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी सब कुछ समझेंगे। इसके अलावा क्या हो सकता है, जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर में कहाँ बात करते हैं, मास, मास भी यहाँ पर भी किसी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके अलावा वॉल्यूम, डेंसिटी, ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, और इसके अलावा वॉल्यूम, डेंसिटी हो गया हमारा, और भी बहुत सारी हो सकती है इस तरीके से क्वांटिटीज जिसमें हमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है और किसी भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इन्हें बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। समझ में आ गई बात? चलो अब देखते हैं। तो हमारा ये बिल्कुल सिंपल सा डिस्कशन था अब तक, वेक्टर और सारा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने समझ लिया, इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने जो मेन पॉइंट है, जो हमारे मेन डेफिनेशंस हैं इस चैप्टर की, वो हम लोगों की डिस्टेंस से शुरू होती हैं। तो ये हम लोगों ने स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज में आपको बता दिया कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं डिस्टेंस से। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, ठीक है, जानते हो कि आप बोलते हो कि मेरे घर से मेरे स्कूल का डिस्टेंस इतना है, ठीक है। तो डिस्टेंस का क्या मतलब होता है? डिस्टेंस का मतलब होता है लेंथ, टोटल लेंथ of the path covered by a body, भाई कोई बॉडी किसी, मान लो यहां से यहां पर जाना है, तो यहां से जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। मान लो ये ऐसे रास्ता है, या ऐसे रास्ता है, या कोई ऐसे भी जाके रास्ता हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, ठीक है, कैसा भी हो सकता है। तो आप जितना पाथ में डिस्टेंस लेंथ कवर कर रहे हो, ठीक है, तो जो पाथ का लेंथ होगा वही आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। इसमें तो कुछ समझने वाली चीज नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो आप यहां से शुरू करते हो, यहां पर गए, फिर यहां पर गए, ठीक है। मान लेते हैं ये ए पोजीशन थी, ये बी पोजीशन थी, सी पोजीशन थी और ये डी पोजीशन थी। ये मान लेते हैं 10 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर और ये वापस से 10 किलोमीटर। तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ए से डी तक पहुंचने में? आपने 10 किलोमीटर यहाँ, 5 किलोमीटर यहाँ, 10 किलोमीटर यहाँ। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया, वो कितना किया? 10 + 5 + 10 दैट इज 25 किलोमीटर, ठीक है। यही तो होगा डिस्टेंस, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? देखो, अच्छा ये डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर? क्या डिस्टेंस में आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है? देखो यहाँ पर पहुंचना है ना, तो जरूरी थोड़ी यहाँ से पहुंचो, आप पहले यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाके पहुंचो। यहाँ डिस्टेंस में हम कभी भी डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। आपको जहां से चले हो, जहां पहुंचे हो, कितना लेंथ कवर किया, दैट इज द डिस्टेंस। यहाँ पर हम कभी डायरेक्शन की बात नहीं करते, तो इसका मतलब कैसी क्वांटिटी होगी? ये स्केलर क्वांटिटी होगी। समझ में आ गई बात? तो डिस्टेंस कैसी है? स्केलर क्वांटिटी। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये मैं रफ कर देता हूं। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, shortest distance between final and initial position of a body। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बिल्कुल अलग है। यहां पर बोला गया है कि आप जहां से शुरू करते हो और फाइनली जहां पर पहुंच जाते हो, ठीक है। तो मान लेते हैं 5 किलोमीटर आप गए, ठीक है, ये 3 किलोमीटर गए और ये 8 किलोमीटर गए, ठीक है। तो बोला गया है कि आप जहां से शुरू करते हो, सपोज ये ए पॉइंट था आपका, ये बी पॉइंट था, आप जहां से शुरू करते हो और जहां पहुंच जाते हो, उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यही तो है। आप यहां से
शुरू हुए, आप ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, तो फाइनली जहां पर पहुंचे उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तो जैसे एग्जांपल हमारा हो सकता है, जैसे मान लो आप यहां से ऐसे गए, ठीक है, ऐसे गए और उसके बाद फिर ऐसे गए, ठीक है, सपोज ये 90 डिग्री पे आप चल रहे हो, तो यहाँ पे आपने अगर 4 किलोमीटर कवर किया, यहाँ पे आपने 3 किलोमीटर कवर किया, तो आप मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो डिस्टेंस तो बहुत सिंपल है, तो डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, 4 किलोमीटर टोटल एंड ऑफ द पाथ, 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर 7 किलोमीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे 90 डिग्री है, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, जानते होंगे सब लोग पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, अब देखो 4 किलोमीटर का स्क्वायर 3 किलोमीटर का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 25 और 25 का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 किलोमीटर। मतलब आपने डिस्प्लेसमेंट, ये तो आ गया ना समझ में, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए बस। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस, ये डिफरेंस होता है बेसिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, तो चलो कुछ और क्वेश्चन भी देख लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं अच्छे वाले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई। चलो देखो न्यूमेरिकल में क्या, थोड़े से न्यूमेरिकल कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे बेस्ड। ठीक है, तो पहला एग्जांपल मैंने आपको करा दिया। अब देखो एक एग्जांपल है मेरे पास, एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है, अगर मान लेते हैं ए, ये बी, सी और डी, और बॉडी का जो मोशन है, जो मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर मुझसे पूछा जाए, अगर मुझे डिस्टेंस दी गई है, ये दिस इज 8 किलोमीटर, ये एक रेक्टेंगुलर पाथ है, ठीक है, रेक्टेंगल समझते हो, आमने सामने की साइड इक्वल होंगी, 8 किलोमीटर तो ये भी 8 किलोमीटर हो जाएगा, और इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो मुझे दिया गया है 6 किलोमीटर, ये गिवन है 6 किलोमीटर, तो ये भी 6 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ ए से सी तक का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ए से सी तक का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो सबसे पहले डिस्टेंस बताते हैं, देखो ए से सी तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका ए से सी पहुंचने कैसे क्या होगा, ए से बी और बी से सी, तो ए से बी गए 8 किलोमीटर और बी से सी गए 6 किलोमीटर, तो 8 प्लस 6 इक्वल टू 14 किलोमीटर, ये तो आ गया मेरा डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट देखो कैसे निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट, अब तो रेक्टेंगुलर पाथ है तो 90 डिग्री होगा, बोलने की जरूरत नहीं, पता होता है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा, अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस, अरे 64 प्लस 36 और स्क्वायर रूट करोगे तो 64 यहाँ पर आ जाएगा आपका 100, और 100 का स्क्वायर रूट लोगे तो आ जाएगा 10। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपने इसका डायगोनल निकाल लिया 10 किलोमीटर। तो ए से सी में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यही तो हुआ डायगोनल के बराबर, तो आपका आ जाएगा आंसर 10 किलोमीटर। समझ में आ गई बात। अब एक बात बताओ, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ए से डी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ए से डी तक का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो ए से डी तक का डिस्टेंस देखो कैसे निकालोगे, तो डिस्टेंस पहले लिख लो, डिस्टेंस हो जाएगा आपका 8 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर 14 किलोमीटर प्लस अगेन, तो 14 और 8 कितना होगा 22 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया सबको। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यही तो है डिस्टेंस, और वो मुझे दिख रहा है 6 किलोमीटर है, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा 6 किलोमीटर। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये बॉडी ए से चली और ए पर ही आके रुक गई, तो इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जहां से आप चले और वहीं पर आ गए, तो इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। और डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस हो जाएगा इसके पैरामीटर के इक्वल। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये एक सर्कुलर पाथ है और बॉडी मूव कर रही है, ये ए पॉइंट है, ये इसका
डायमीटर है, ये मान लो O पॉइंट है, सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, और ये B पॉइंट है, और जो बॉडी है वो मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे गई और ऐसे आई, ठीक है। और इसकी मुझे रेडियस भी पता है 7 किलोमीटर, रेडियस गिवन है 7 किलोमीटर, ठीक है। और क्या पूछा गया है, हाँ मुझे बताना है कि A से B तक का डिस्टेंस, अगर ये बॉडी A से B तक जाती है तो A से B तक का मुझे बताना है डिस्टेंस, और बताना है साथ में डिस्प्लेसमेंट। कैसे करोगे, मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बताना है A से B, मतलब A से बॉडी गई और B पर आके रुक गई, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे। देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो बहुत इजी है, ये 7 किलोमीटर है तो भाई रेडियस ये भी है तो ये भी 7 किलोमीटर हो जाएगा, या ऐसे समझ सकते हो डायमीटर, ये जो डायमीटर है डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो 7 किलोमीटर कितना हो जाएगा 14 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा आ गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन क्या लिखोगे डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आ जाएगा आपका 14 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो डिस्टेंस क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसके हाफ सर्कमफेरेंस के इक्वल है, बोलो भाई अगर यहाँ से पूरा सर्कल आप कवर करते हैं तो इसका मतलब पूरा इसका सर्कमफेरेंस कवर करते हैं, हाफ पे ही जा रहे हो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो हाफ इसका सर्कमफेरेंस कंप्लीट कर रहे हो। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, ये पूरे सर्कल के लिए होता है, बट अगर मुझे हाफ के लिए बताना हो तो 1/2 और पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस। ये समझ में आई बात, क्यों ऐसा किया, क्योंकि 2πr होता है पूरे सर्कल का, लेकिन मुझे पूरा सर्कल कवर ही नहीं करना, मुझे तो हाफ सर्कल कवर करना है, तो मैंने 2πr का हाफ कर दिया, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा पाई और r। तो मुझे पाई की वैल्यू पता होती है 22/7 रखते हैं, और r के प्लेस पे आप रखोगे, r कितना है रेडियस 7, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 22 किलोमीटर। मतलब आपने जो डिस्टेंस निकाला है दैट इज इक्वल टू 22 किलोमीटर। समझ में आ गई बात। अच्छा बताओ, अगर मैं यहीं पे आपसे पूछता कि A से A तक गई बॉडी, मतलब A से चली और पूरा सर्कल कवर करके A पर ही आ गई, इस केस में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। अच्छा इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, चलिए खुद से ट्राई करो, चलो देखते हैं। तो A से A तक बॉडी गई, इसका मतलब क्या है बॉडी ने पूरा सर्कल कवर किया। अच्छा डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या होगा, पहले डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो अगर बॉडी की आप फाइनल और इनिशियल पोजीशन देखो तो A से ही चली और A पर ही आ गई, तो यहाँ पर मतलब अपनी पोजीशन को चेंज किया ही नहीं, फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम है, इसका मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस मिलेगा आपको 0 मिलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब बॉडी डिस्प्लेस हुई ही नहीं, जहां से चली वहां पर ही आ गई, तो डिस्प्लेस तो हुआ ही नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 0। डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा 0। लेकिन डिस्टेंस के बारे में बताओ, डिस्टेंस क्या होता है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, तो यहाँ पर लेंथ क्या है सर्कमफेरेंस के इक्वल है। तो आपका जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, जो आपका सर्कल है उसका सर्कमफेरेंस, तो यहाँ पे लिख दूं मैं सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, यही तो डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस किसके इक्वल होगा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के इक्वल होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के इक्वल होगा, और इसकी वैल्यू होती है 2πr, पढ़ रखा होगा सभी लोग। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय, या आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर आपने डिस्टेंस कितना निकाला था हाफ के में 22, तो 22 का डबल कर दो 44, या अगर सॉल्व करना चाहते हो तो 22/7 और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, तो 7 7 कैंसिल और 22 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल टू 44 किलोमीटर। तो आपका डिस्टेंस आ गया 44 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि बॉडी अपनी पोजीशन पर वापस आ गई, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, इसलिए 0 आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन।